स्वागत है आप सभी का। तो शाम के 7:30 बजने वाले हैं, वक्त हो गया उत्तराखंड की दिन भर की खबरों को जानने का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उससे पहले मुख्यमंत्री की एक बात याद दिला दें, जो कुछ दिन पहले उन्होंने कही थी कि जो भी अधिकारी हैं वो याद रखें कि वो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि नहीं है, इसलिए जब भी जनप्रतिनिधि आए तो उनका सम्मान करें। और अब रुद्रपुर से खबर देखें, जहां बीजेपी विधायक अधिकारियों को लेकर नाराज हैं और राज्य के कैबिनेट मंत्री और उधम सिंह नगर के प्रभारी मदन कौशिक जब आज रुद्रपुर पहुंचे सरकार के कामकाज की समीक्षा करने के लिए, तो विधायक राजेश शुक्ला ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि अधिकारी उनकी बात ही नहीं सुनते और किसी भी तरह के काम के लिए कहो तो कोई काम नहीं करते। और तो और उनका यह भी आरोप था कि जिलाधिकारी ने उनके सामने अपमानजनक शब्दों का उनके लिए इस्तेमाल किया है। तो किच्छा से बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला जिले में खराब स्वास्थ्य व्यवस्था की शिकायत प्रभारी मंत्री से कर रहे थे और उनके ठीक सामने जिलाधिकारी नीरज खैरवाल भी बैठे हुए थे और विधायक कह रहे थे कि उनकी कोई नहीं सुनता, जिसके बाद डीएम को जवाब देने लगे। विधायक का आरोप है कि डीएम ने उनकी याददाश्त पर सवाल उठाए, जिससे विधायक जी तमतमा गए और बैठक को आधे में छोड़कर निकल गए। हालांकि पहले भी विधायक शुक्ला सरकार के खिलाफ कई बार धरने पर बैठकर तेवर दिखा चुके हैं और इस बार शिकायत कर रहे हैं राज्य की अफसरशाही को लेकर। आप कल्पना करिए कि इच्छा में क्या हाल होगा। कोई है हमारी बात, कोई हम लोग तो कुछ सुनता नहीं है, कोई अधिकारी, मैं साफ कह रहा हूँ, लेकिन कोई है माई बाप की नहीं सरकार का। कौन सुनेगा आखिर, कौन मॉनिटरिंग करेगा, कौन देखेगा? कलेक्टर को देखना तो कलेक्टर ही देखें ठीक से, हम लोग इन्हीं से रोज बताएंगे। आपके ऑफिस से जब यहाँ जिला अस्पताल में ये हाल है तो आप कल्पना। जिलाधिकारी को संतोषजनक जवाब देने के बजाय ये कहें कि विधायक जी आपकी आवाज़ कमज़ोर है, हमने बहुत काम किया आपके यहाँ, और मुझसे पूछूं भाई आपने कौन सा काम किया, बताइए खनन में कहाँ पैसा आपने दिया या आपदा में कौन सा पैसा दिया। तो ये कहना कि आपकी आवाज़ कमज़ोर है और उसका सही जवाब ना देना, खिल्ली उड़ाना विधायक की, ये बड़ा गंभीर विषय है और मुझे उससे अपमानजनक महसूस हुआ, इसलिए मैं उठ के वहाँ से चला गया। जनप्रतिनिधि कोई भी हो, जनप्रतिनिधि के जो एक इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं कि जनहित के कुछ मुद्दे रखते हैं, यदि वो होने वाले काम है तो होने चाहिए और यदि कहीं जानबूझकर डिले होता है तो ये उचित नहीं है और ये अधिकारियों को नहीं करना चाहिए। चलिए और अब बात करेंगे आज हुई ऑल वेदर रोड को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। तो राज्य में जो भी प्रोजेक्ट वन विभाग या एनजीटी की जो भी रुकावट है उसकी वजह से, उनकी आपत्ति की वजह से रुक रहे हैं, तो सारी रुकावट जल्द दूर होगी और जल्द से जल्द यहां पर सड़कें बनेंगी और खास तौर पर सड़कें जो सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, उनके निर्माण कार्य में तेजी आएगी। तो ऑल वेदर रोड की उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें राज्य के वन विभाग के अधिकारी मौजूद थे, जिनको निर्देश दिए गए कि जो भी आपत्तियां हैं उनको तुरंत दूर किया जाए। तो गंगोत्री यमुनोत्री रूट पर रोड को इको सेंसिटिव जोन से बाहर किया जाएगा। अगर कोई भी इलाका इको सेंसिटिव जोन में होता है तो बहुत सारे नियम उसमें लागू होते हैं, बहुत सारा निर्माण नहीं कराया जा सकता, तो ऐसे में आसानी के लिए उसको इको सेंसिटिव जोन सिस्टम से ही बाहर किया गया है। वहीं केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बैठक में थे। साथ ही गैरसैंण को जोड़ने वाले NH 87 को बनाने का अनुरोध यहां पर किया गया, क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी अब गैरसैंण बन चुका है, तो उस पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति दी है और यानी कि अब गैरसैंण तक की सड़क में सुधार होगा। वहीं NH 309A को 2 लेन करने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बात की, ताकि अगर उधर हम कुमाऊं के सीमांत जिले पिथौरागढ़ की बात करें, मुंसियारी, गंगोली हाट, बेरीनाग, जो भी यहाँ पर्यटन स्थल है वहां पर्यटकों को आने में कोई दिक्कत न हो। राजधानी बनाई है और मैंने माननीय गडकरी जी से अनुरोध किया। मैंने कल भी उनको फ़ोन किया था, तो कल तो बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन आज सुबह उनका फ़ोन आ गया था और उन्होंने कहा कि हम आपको उसके लिए धन देने के लिए स्वीकृत हैं, आप उसकी DPR बनाकर भेजिए, आप जितनी जल्दी भेजेंगे हम तो उतना उसके लिए धन आपको आवंटित करेंगे। उन्होंने कहा यह बहुत अच्छा आपने निर्णय किया है और ये वहाँ की जन भावना थी। तो इस बैठक के बाद राज्य को क्या मिला, क्या बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको बताते हैं। राज्य के 6 नेशनल हाईवे की डेवलपमेंट को मंजूरी मिली, यानी कि उनको और बेहतर किया जाएगा, जहां चौड़ा करना है वहां लेन बढ़ाए जाएंगे और केंद्र से 3765 करोड़ के प्रस्ताव को सैद्धांतिक तौर पर मंजूर कर लिया गया है। वहीं मसूरी में 2 लेन टनल का निर्माण होगा। मसूरी में क्योंकि जाम के हालात रहते हैं, अगर कोई भी पर्यटक या आम व्यक्ति वहां जाता है, खासतौर में गर्मी के दिनों में, तो जो जाम है वो सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाता है।
तो ऐसे में टनल इस आफत को भी दूर करेगा। वहीं श्रीनगर में 7.5 किलोमीटर की एलिवेटेड बाईपास होगा। बाढ़वाला से बड़कोट तक हाईवे 2 लेन का होगा। कोटद्वार श्रीनगर हाईवे का चौड़ीकरण होगा। रामेश्वर चौकोड़ी अल्मोड़ा तक हाईवे का चौड़ीकरण होगा। पांडुआ खाल कर्णप्रयाग हाईवे में 64 किलोमीटर की 2 लेन का निर्माण किया जाएगा। गैरसैंण से पांडुआ खाल और वहां से ये रानीखेत और फिर रामनगर तक, इस मार्ग का हमने जिक्र किया। एक ऐसे ही दूसरा मार्ग है जो हमारा वो भी राष्ट्रीय महत्व का मार्ग है, जिसमें पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद वो उनको स्पर्श करते हुए वो मार्ग निकलेगा। और चलिए अब बात करेंगे राज्य में बारिश से मची तबाही की। तो उत्तरकाशी के यमुना घाटी के धार मंडल क्षेत्र में तहसील मुख्यालय बड़कोट से कनेक्शन पूरी तरह कट गया है। कल रात को इतनी बारिश हुई कि NH 94 यमुनोत्री हाईवे से लगा खरादी नांगड़गांव मार्ग पुल में जो एक वैकल्पिक सड़क यहाँ पर बनाई गई थी वो पानी के संग बह गई है। और सुबह के वक्त देखिए, क्योंकि रोजमर्रा के काम है तो घर से निकलना ही है। और आज की सुबह कितनी भीषण थी देखिए। ऐसा नहीं कि ये एक आज की ही तस्वीर है, ये पूरे बरसात में यही चलेगा और हर बरसात में ऐसा होता है। लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो सवारी वाहन है जो बीच नदी में फंस गया, तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ऊपरी इलाके में तेजी से बारिश हो रही है, अचानक पानी बढ़ गया तो उसका किसी को अंदाजा नहीं होता। तो काफी देर तक जो लोग इस गाड़ी में आए थे उनकी सांसें अटकी रही। तो जैसे तैसे लोगों की हिम्मत ही हम कहेंगे जो इन पानी की तेज धारा में उतरे और गाड़ी को यहां से निकाला गया। यमुनोत्री हाईवे पर पालीगाड़, कुथनौर और डाबरकोट में भारी मलबा आने से भी रास्ता बंद हो गया है। उधर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम को जाने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्गों में बांसवाड़ा के पास एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन से सड़क पर पूरी तरह मलबा ही मलबा आ गया है और इसमें कई बोल्डर, पेड़ भी हैं जो मलबे के साथ सड़क पर आ गए हैं। हालांकि यहाँ राहत की बात यह रही है कि कोई भी वाहन उस वक्त इस रास्ते से नहीं गुजर रहा था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया है। तो फिलहाल वैकल्पिक मार्ग जो बासुकेदार और छेनागाड़ है वहां से अब रूट को शुरू कर दिया गया है। तो देखिए जरा, जो ये मलबा आ रहा है, जो भूस्खलन हो रहा है, तो उसके रास्ते में जो भी पेड़, पत्थर, चट्टाने जो है वो सब नीचे ढलान में इसी तरह लुढ़कते आ रहे हैं। और सोचिए अगर कोई नीचे से आ रहा हो, कोई गाड़ी जा रही हो तो उसका क्या हश्र होगा। और रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ ब्लॉक के क्यूंजा घाटी में बादल फट गया और मलबे का ऐसा सैलाब आया कि इसने कंसीरी गांव में भारी तबाही मचाई है। ग्रामीणों की खेती बर्बाद हो गई है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा कि किसका खेत कहां था। लेकिन यहां भी राहत ही इसे हम कहेंगे कि कोई जनहानि नहीं हुई है। तो बताया जा रहा है कि सुबह तड़के 3:30 बजे जब लोग अपने अपने घरों के अंदर सोए थे तब बाहर ये बर्बादी का सैलाब आ रहा था। टिहरी में NH 94 पर ऑल वेदर रोड निर्माण के तहत बन रही टनल के चलते चंबा का एक मकान का हिस्सा ढह गया और BRO कार्यदायी संस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सूचना के बाद पहुंचे SDM और पुलिस की टीम ने मौके का मुआयना किया। तो बताया जा रहा है कि जो सुरंग यहां पर बनाई जा रही है उसके चलते जनवरी महीने में मकान में दरार पड़ गई थी और फरवरी के महीने में पूरे मकान को खाली करा दिया गया था। मकान मालिक का कहना है कि BRO और जो संस्था काम कर रही है, भारत कंस्ट्रक्शन संस्था है जो यहाँ काम कर रही है, उसकी लापरवाही से एक शख्स का पूरा मकान बर्बाद हो गया। तो बारिश की तबाही की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन ये हालत तब है जब राज्य में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है। तो सोचिए जरा, ये सामान्य से कम बारिश हुई है लेकिन तस्वीरें डराने वाली हैं। अब तक राज्य में मानसून की बारिश 12% कम हुई है, जबकि पिछले एक हफ्ते में 45% कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि राज्य में बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन बाकी के जो 9 जिले, खासतौर पर वो जिले जो पहाड़ी इलाकों में हैं, वहां बारिश का प्रतिशत फिलहाल अभी कम है। उत्तरकाशी में 59% कम बारिश हुई है, जबकि चंपावत में 38% कम बारिश हुई है, पौड़ी में 36% कम, नैनीताल में 28% कम, देहरादून में 25% कम और हरिद्वार में 13%, जबकि टिहरी में 10% और अल्मोड़ा में 2% कम बारिश हुई है। वहीं बागेश्वर में 129% से ज्यादा कम बारिश हुई है और चमोली में 17%, उधम सिंह नगर में 24%, तो पिथौरागढ़ में 11% ज्यादा बारिश हुई है। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कम बारिश हुई है
और कुछ इलाके से यहाँ थोड़ी ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन चिंता इस बात की जब कम बारिश में ये हाल है तो मानसून जब सामान्य रहेगा तो स्थिति और कितनी खराब होगी। तो जून और जुलाई महीनों में सामान्य से कम वर्षा हुई थी और अगस्त और सितंबर के जो आखिरी 2 महीने हैं मानसून सीजन के, उसमें अधिक वर्षा हुई थी, जिससे जो ओवरऑल डिपार्चर वो -18% रहा। तो इस साल भी अभी तक का जो है, बात करें 17 जुलाई तक का जो डिपार्चर है वो -13% है ऑल ओवर उत्तराखंड। और देहरादून से खबर, जहां प्रेमनगर में एक रोड निर्माण के दौरान लापरवाही सामने आई, 2 दुकानें टूटकर पूरी तरह जेसीबी के ऊपर गिर गई। तो पीडब्ल्यूडी का काम चल रहा था और लापरवाही का आलम देखिए, 2 दुकानें पूरी तरह ध्वस्त हो गई। हालांकि पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया निर्माण कार्य के दौरान, जिससे दुकानें ढह गई और फिलहाल शिकायत दर्ज कराई गई है। चलिए अब बात दूसरी मुसीबत की, यानी कि कोरोना की। तो अब लॉकडाउन हो रहा है राज्य में, जो हम पहले ही आपको बता रहे थे कि लॉकडाउन को लेकर सरकार कोई नया ऐलान कर सकती है। तो कल और परसों ये 2 दिन आप याद रख लीजिए। अगर आप सोच रहे थे कि वीकेंड में या शनिवार रविवार को और निकलेंगे घूमने फिरने, तो कल और परसों लॉकडाउन राज्य में है, तो बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन पर गाइडलाइन भी जारी हो जाएंगी, और क्योंकि व्यापारी भी यही चाह रहे थे कि 5 दिन ही बाजार खोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि बाजार खुलते ही इतनी भीड़ निकली कि रिकॉर्ड मामले सामने आने लगे हैं। तो अब कल और परसों उत्तराखंड में लॉकडाउन रहेगा। इसके बाद आने वाले हफ्ते में भी क्या इसी फॉर्मूले पर लॉकडाउन लगाया जाएगा या बाजारें खुलेंगी, तो फिलहाल इस पर अभी फैसला होना बाकी है। संडे व्यापारियों की भी डिमांड थी कि मार्केट 5 दिन ही खोला जाना चाहिए, और हालात भी इस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो इसी दृष्टि से कि सैटरडे संडे को हमने इस पर विचार किया है। आज हम इस पर बैठ करके और इसकी गाइडलाइन तैयार कर लेंगे कि किन लोगों के लिए निषेध रहेगा, कौन लोग आ सकते हैं, इन सारी। तो दरअसल लॉकडाउन फिर से लगाना क्यों पड़ रहा है? क्या हम अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं? क्या हमें जो नियम पालन करने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं? तो जरा ये देहरादून के पलटन बाजार की तस्वीरें आप देखिए। सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था, बाकायदा विशेष अभियान इसके लिए चलाया गया, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे मजाक बना दिया गया इस अभियान को, क्योंकि एक तरफ तो दुकानों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जो कि आदत भी हम लोगों की, झुंड बनाकर लोग सैनिटाइजेशन को होते हुए देख रहे थे। देखिए जरा, अब क्या फायदा है सैनिटाइज करने का जब लोग यहाँ पर इस तरह झुंड में, भीड़ में इकट्ठा खड़े हैं। तो जिस चीज को भगाने की कोशिश हो रही है एक तरफ, दूसरी तरफ उसी बात को, उसी बीमारी को हम न्योता दे रहे हैं। इस दौरान पुलिस खड़ी जरूर थी, लेकिन वो भी बस देख रही थी तमाशा। और अब आज का कोरोना अपडेट, कल के 199 के मुकाबले आज 120 नए मामले सामने आए हैं। तो कल की तुलना में भले ही कम हो, लेकिन मामले अपने आप में ज्यादा है। 120 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और अब आंकड़ा 4000 के पार पहुंच गया है। तो 104,102 राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है। हालांकि अभी एक्टिव केसेस की हम बात करें तो 996 एक्टिव केस हैं। तो अब जिलेवार आपको बताते हैं। देहरादून में 38 मामले सामने आए हैं और उधम सिंह नगर में एक बार फिर सबसे ज्यादा 46 मामले सामने आए हैं। हरिद्वार में 21, नैनीताल में 7, पौड़ी में 6, अल्मोड़ा में 1 नया मामला सामने आया है। तो पिछले 3 दिन में राज्य में 423 केस सामने आ गए। सुनिए, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, अगर आप लोग बगैर मास्क के बाहर निकल रहे हैं तो 3 दिन में 423 केस सामने आए हैं। और सरकार भी मान रही है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो इसी वजह से ये फैसला लेना पड़ा है कि कल और परसों राज्य में लॉकडाउन रहेगा। तो नैनीताल में भी कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। शहर में 11 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। नैनीताल के सीओ ऑफिस में पुलिसकर्मी में कोरोना की पुष्टि हुई, तो पूर्वांचल बैंक के एक कर्मचारी में भी कोरोना के लक्षण मिले हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि नैनीताल जिला प्रशासन इनके संपर्क में जो लोग आए हैं उन्हें अभी तक क्वारंटीन ही नहीं कर पाया है। तो पूर्वांचल बैंक और सीओ ऑफिस के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट अभी नहीं किया गया है। तो ऐसे में जो आम लोग हैं वो डर रहे हैं कि कौन कहां कैसे घूम रहा है, कुछ पता नहीं। संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन नहीं किया गया, तो ऐसे में कहीं बहुत तेजी से आंकड़ा ना बढ़ जाए। चलिए और अब राजनीति की खबरें।
तो 2022 में बीजेपी के वो विधायक जो अच्छा काम नहीं कर पाए हैं, अभी का जो कार्यकाल चल रहा है, तो वो ये उम्मीद छोड़ दें कि उन्हें टिकट मिलेगा और परफॉर्मेंस के आधार पर ही विधायकों को टिकट दिया जाएगा। तो कल प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के इस बात को कह रहे थे और इसी बात का समर्थन आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कर दिया है। उनका कहना है कि जो विधायक काम नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों को विधानसभा क्यों भेजा जाए। हमारे पार्टी के प्रदेश के मुखिया हैं और उन्होंने जो कुछ बोला है वो उन्होंने बहुत सोच समझकर ही बोला होगा। और ये बात ठीक है कि जो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उनको क्यों विधानसभा में रहना चाहिए। यद्यपि ये निर्णय अंततः जनता को लेना होता है, लेकिन फिर भी अगर माना कहीं पर कोई इस तरह के सवाल आते हैं तो इसी बात से को लेकर के शायद भगत जी ने बात कही होगी। वो लगातार प्रदेश के भ्रमण में हैं तो उनके सामने कुछ विषय होंगे तब उन्होंने बात कही होगी। और वहीं पार्टी के विधायक भी इस बात से सहमत नजर आ रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो वास्तविकता है और इसमें सर्वे के आधार पे जहां पर कमजोरी पाई जाएगी, जिस विधानसभा में जिस विधायक के कमजोरी पाई जाएगी उसको सचेत करने के भी दिशा निर्देश देंगे और फिर उसके बावजूद भी अगर संभलते नहीं हम लोग तो पार्टी अपना निर्णय करेगी। मंत्री रेखा आर्य अल्मोड़ा जिले के दौरे पर है और विकास भवन में सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली, लेकिन पीडब्ल्यूडी के काम पर नाराजगी भी जताई। संबंधित पीडब्ल्यूडी विभाग के या प्रांतीय खंड की जो उसकी शाखा है उसमें सोमेश्वर विधानसभा के संबंधित रोडों के संदर्भ में कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं थी और मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी तैयारी के साथ नहीं आए हैं। प्रथम दृष्टया उनको चेतावनी दी गई है और अगली बार यदि इसी तरह से वो आएंगे तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध जो है वह कार्रवाई भी की जाएगी। करीब 6 महीने बाद प्रभारी मंत्री मदन कौशिक नैनीताल जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे तो सही, लेकिन कोरोना काल में भी गार्ड ऑफ ऑनर लेना नहीं भूले। और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच एक बार फिर जो छिटपुट जो चलता रहता है वो सामने आया है। दरअसल जिस तरह के कार्यक्रम हरीश रावत लगातार कर रहे हैं, जिस तरह एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो इस पर इंदिरा हृदयेश का कहना है कि अगर हरीश रावत इस तरह के कार्यक्रम ना करें तो उन्हें नींद ही नहीं आएगी। रावत को रात को नींद नहीं आएगी अगर वो अपने कार्यक्रम न चलाएं। वो हरेला का भी चलाएंगे, ककड़ी का भी चलाएं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। और अब ऐसी भी परिस्थितियां नहीं कि सब लोग पहुंच सकें, तो ठीक है, हरेला पर मना रहे हैं मनाएं। कुछ और वो सोशल इसमें भी लगातार बयान देते रहते हैं तो उससे हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। उसमें हमारे अध्यक्ष काशीपुर में सैकड़ों महिलाएं अचानक विधायक आवास पहुंच गई। हरभजन सिंह चीमा के से राशन की मांग करने लगी और इससे विधायक भी हैरान हो गए और राशन देने का आश्वासन देकर उन्हें वहां से हटाए तो सही, लेकिन इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र बता दिया। की स्लिप निकाल दी, लेकिन उस पर 7.5 किलो राशन मिल रहे हैं। 7.5 किलो में क्या आदमी बच्चे को पाल लेंगे हम? बताओ, क्या हम अपने आदमी हमारे पल्लेदारी करते हैं, हम ऐसा काम करते हैं तो क्या हमारी मजदूरी पूरी हो जाएगी? ये सारी राजनीति की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। ये सारा जो कुछ भी एक षड्यंत्र रचा गया है। देहरादून में आज आईटीबीपी के आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की और इस दौरान जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां की सुविधाओं को लेकर बातचीत की गई। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी हरिद्वार पहुंचे। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से कुंभ के कार्य जो प्रभावित हुए हैं उनमें तेजी लाने को लेकर वो मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन बेस अस्पताल को तेजी से बनाने के लिए शासन ने 10 करोड़ की धनराशि जारी की है। फिलहाल 200 बेड के बेस अस्पताल में 70% काम हो चुका है। देहरादून में पुष्पांजलि बिल्डर के फ्रॉड के मामले में पुलिस अब बिल्डर के खातों को खंगाल रही है। जानकारी के मुताबिक बिल्डर दीपक मित्तल का हर महीने का खर्च करीब 20 लाख रुपए बताया जा रहा है, लेकिन इस पैसे का सोर्स क्या है, पैसा आ कहां से रहा है, फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इन्हीं खबरों के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही।